नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड पीसीएस हिंदी माध्यम में। तो दोस्तों, जैसे कि हम 2 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं आर्ट एंड कल्चर के, जो हमारा डेमो टेस्ट था, ठीक है, 6 तारीख को हम जो दिया था। आज इसी क्रम में जो है हम इसके बाद के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास था वो था कि मुगल कालीन चित्रकलाओं की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हम देखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन कैसे टैकल किया जा सकता था। इसमें 100 शब्दों में क्वेश्चन है आपके पास और 10 अंकों का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो सबसे पहले उसको विभिन्न भागों में बांट सकते हो। आप इसको आप किस में बांट सकते हो? एक तो मुगल कालीन चित्रकला के बारे में आप इंट्रो में लिख सकते हो, विशेषताओं के बारे में आप बॉडी में लिख सकते हो। अच्छा, एक बात और थी, अधिकांश एस्पायरेंट की जब कॉपी हमने चेक की तो उनमें निष्कर्ष गायब थे। इंट्रो तो दिया था सबने, बॉडी भी दी थी, लेकिन निष्कर्ष नहीं लिखा। तो कोशिश करें कि निष्कर्ष भी लिखें, क्योंकि आपको जो स्ट्रक्चर है आपका वो पूरा तभी होगा जब आपने इंट्रो लिखा होगा, बॉडी लिखी होगी और निष्कर्ष लिखा होगा। तो देखो, इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। इंट्रो में आपके कितने शब्द आने चाहिए? इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रो में आपके 20 से 25 शब्द खर्च होने चाहिए, यहाँ भी 50 से 60 शब्द और यहाँ 20 से 25 शब्द, ठीक है। यानी कि मोटा मोटा आपको जो है 100 से 110 शब्दों में अपना आंसर ख़त्म करना होगा। 100 से 110 शब्दों में जब आप अपना आंसर समाप्त करोगे तो फिर आपको क्या होगा? एक तो आप समय पे अपना पेपर पूरा कर पाओगे और दूसरा जो बाकी अन्य क्वेश्चन हैं उनके बारे में सोच सकोगे, ठीक है। जितना लंबा आप क्वेश्चन करोगे, अगर आप 100 से 150 या 200 शब्द तक क्वेश्चन में पहुँच जाते हो किसी क्वेश्चन में, तो अन्य क्वेश्चंस के बारे में सोचने में जो है आपको टाइम नहीं मिलेगा, उनको सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ समय लिमिटेड है। आपके जो जीएस पेपर हैं उनमें 3 घंटे का ही टाइम है। तो अगर बात करें कि इसकी, तो इंट्रो में इसमें क्या लिख सकते हो आप? देखो, जो मुगल कालीन चित्रकलाएँ थी, किस किस चीज़ की मिश्रण थी? भारतीय चित्रकला की, यूरोपीय चित्रकला की और फारसी चित्रकला की। निर्माण काल कब से कब तक था इसका? 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। तो बस यही आप इंट्रो में लिख दो, ठीक है। उसके बाद विशेषताएं क्या क्या थी? विशेषताओं में आप लिख दो कि अकबर काल में क्या क्या विशेष था, जहांगीर के काल में क्या विशेष था और शाहजहां के काल में क्या विशेष था, क्योंकि इन 3 शासकों के इतर किसी अन्य शासक ने जो है मुगल कालीन चित्रकला पर इतना फोकस किया नहीं था। तो उन 3 लोगों के बारे में आप लिख सकते हो क्या क्या उन्होंने किया, ठीक है। तो विशेषताओं में आप जैसे लिख दो कि जो अकबर थे, अकबर ने क्या किया? त्रिआयामी जो है चित्र, उन्होंने त्रिआयामी चित्र का कॉन्सेप्ट को लाए थे। जहांगीर के काल को तो फिर चित्रकला का स्वर्ण काल कहते ही हैं। तो उसमें आप क्या क्या लिख सकते हो कि जो है इनमें मोटे किनारे अब होने लग गए थे, ठीक है। बिल्कुल क्या करते थे, जो लघु चित्रकारी थी, यहाँ बीच में छोटा सा चित्र बनाएंगे और ये किनारे सुसज्जित होंगे और मोटे होंगे, ठीक है। ऐसा जहांगीर करने लग गए थे। और क्या करने लग गए थे जहांगीर? पक्षियों के चित्र और फूल पत्तियों के चित्र, पशुओं के नहीं, पक्षियों के चित्र और फूल पत्तियों के चित्र बनाने लग गए थे। उनका एक फेमस कहावत आपको पता भी होगी कि अगर कोई एक ही चित्र अलग अलग चित्रकार बनाए, तो उन्होंने कहा था कि मैं बता सकता हूँ कि किस चित्रकार ने चित्र का कौन सा भाग बनाया है, ठीक है। तो इस टाइप से काफ़ी विशेषताएं उनकी समय की हो जाती हैं। अगर बात करें शाहजहां के काल में क्या क्या विशेषताएँ थी, तो उनके काल में विशेषताएँ देखो, अब यूरोपीय कल्चर आने लग गया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूरोपीय टच किसके शासनकाल में है? शाहजहां के शासनकाल में है। शाहजहां के शासनकाल में अब रत्नों से जड़ित जो है चित्रकारी बनने लगी थी। तो एक ये विशेषताएं वहाँ की हो गई। साथ ही साथ और क्या हो गया, उनके शासनकाल में जो है सजीवता उतनी नहीं रही। आप जैसे देखते हो कि अकबर के काल में या फिर जहांगीर के काल में जो है दरबारी चित्रकला का बड़ा प्रचलन था। आप देखते होंगे कि अकबर के काल के कई बार दीवाने खास, दीवाने आम का चित्र आपने बना हुआ देखा भी होगा। तो दरबारी चित्रकला जो है काफ़ी फेमस थी वहाँ पे। लेकिन अब जो शाहजहां हैं, शाहजहां के समय पे ऐसा कुछ नहीं होने लग गया। अब इन्होंने सजीवता से दूर होके निर्जीवता पे फोकस कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जो है विशेषताओं में लिख सकते थे। उसके बाद कंक्लूजन में क्या लिखते? कंक्लूजन में यही लिखते कि जो आधुनिक भारत की जो चित्रकला है उसकी क्या डाली थी इन्होंने? नींव डाली थी। और इनका क्या था, जो इनका निरूपण था चित्रकारी में, बिल्कुल बहुत बारीक था, सटीक था, ठीक है, ज्यामितीय रूप से बहुत बेहतर था। तो उसने क्या किया? एक अद्वितीय उदाहरण ये है भारतीय चित्रकला की श्रृंखला में। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते थे। अन्य आपके माइंड में कुछ और विचार आ रहे हैं, कुछ और विशेषताएं आपके मन में आ रही हैं, तो वो भी आप इसमें लिख सकते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है चोलकालीन मूर्तिकला से। चोलकालीन मूर्तिकला, चोलकालीन मूर्तिकला।
इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कैसे टैकल करना है ये बता दूंगा। देखो, जब कोई भी पुराने शासन का, जैसे कौन से, जैसे मौर्य, गुप्त, नीचे चोल आ गया, पल्लव आ गया, ठीक है, सुंग्य कुषाण आ गया, ये क्या हैं, लगभग पुरातन जो है हमारे राजवंश हैं। तो इन राजवंशों से अगर कोई क्वेश्चन आता है, इनके स्थापत्य के बारे में, इनके जो है चित्रकला के बारे में, इनकी जो है मूर्तिकला के बारे में, तो इन क्वेश्चनों को टैकल करने के लिए आप क्या करोगे, एक सिंपल प्रोसेस अपनाओगे कि इसमें हमने क्या क्या करना है। क्योंकि हिस्टोरिकल है तो सबसे पहले ये कहीं ना कहीं से तो मिले होंगे, तो प्राप्ति स्थान, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी चित्रकारी है, यहाँ पे मूर्तिकला की बात करते हैं, तो निर्माण सामग्री क्या थी इसकी, निर्माण सामग्री। उसके बाद संरक्षण किसने दिया है, संरक्षण या फिर बढ़ावा किस शासक ने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चोलकालीन मूर्तिकला के संरक्षण को देखेंगे। उसके बाद इसमें क्या उदाहरण है, क्या कुछ, ठीक है, या फिर उसमें कुछ विशेष ख्याति उसने अर्जित की है क्या भारतीय इतिहास में, ठीक है, विशेष। तो ये 4-5 पॉइंट हम जब फुलफिल कर देंगे, तो यानी कि इनमें से कोई भी कला, यानी कौन सी, स्थापत्य कला आ जाए, चित्रकला आ जाए, या फिर मूर्तिकला आ जाए, कोई भी कला आ जाए, आपको इस तरीके से इसे टैकल करना है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और बच जाती है कि कलात्मकता उसकी कैसी थी, कलात्मकता। आपने 4-5 पॉइंट लिखते हैं और इन 4-5 पॉइंट में आपके सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगर बात करें इस वाले क्वेश्चन में, ये 4-5 चीज़ें हमने कैसे कवर करनी है, तो सबसे पहले प्राप्ति स्थान कहाँ से था इसका। देखो, जैसे जो चोल थे, चोलों का शासन आपको बता रहा है कि दक्षिण भारत में तो था ही था, साथ ही साथ इन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया पे भी अपना अधिकार कर लिया था और श्रीलंका पे भी अपना अधिकार कर लिया था। तो इनकी समय की जो मूर्ति है, ये मिलती है दक्षिण पूर्व एशिया से, श्रीलंका से और दक्षिण भारत से। तो यहाँ पे वो आप वो लिख दो। निर्माण सामग्री क्या थी, मैक्सिमम इस टाइम पे जो है कांसे की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, ठीक है, तो वो लिख सकते थे। संरक्षण किसने दिया, तो पूछ ही रहा है चोलकालीन, तो चोल में जो महान राजा हुए, राजा राज और जो है राजेंद्र प्रथम, उन्होंने काफ़ी इसको क्योंकि उन्होंने मंदिर बनाए, तो जब मंदिर बनाए तो उसकी जो है सजावट के लिए उन्होंने क्या किया, मूर्तियाँ बनाई थी। तो संरक्षण ज़्यादातर उन शासकों ने दिए थे। कलात्मकता की बात करें तो कलात्मकता क्या था, इसमें भाव भंगिमाओं पे जो है ज़्यादा फोकस किया गया था इस चित्रकारी में, और साथ ही साथ रौद्र रूप या फिर सौम्य रूप, कोमल रूप जो है उस पर ज़्यादा फोकस था। उदाहरण दें, उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में क्या हो सकता है, देखो सबसे फेमस उदाहरण इसका है नटराज की मूर्ति, नटराज की जो कांसे की मूर्ति है वो फेमस है, ठीक है। बाकी विशेष है कि इसके बारे में कुछ क्या, हाँ विशेष ये है कि जो है ये चोलों के जो है साम्राज्य के विस्तार का पता बताते हैं, हमको बताते हैं ना, यहाँ बता रहे हैं कहाँ से मूर्तियाँ मिली हैं और ये वो बताता है, ठीक है। विशेष ये थे कि मंदिर में सजावट के लिए जो है इन मूर्तियों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये 2-4 चीज़ें आप इस तरीके से लिख सकते हो। इनमें से कोई भी राजवंश हो, इनमें से कोई भी कला हो, आपको ये 4-5 चीज़ें जो है उसकी देखनी है, ओके। तो ये आप इस तरीके के क्वेश्चनों को ऐसे कैटेगराइज कर लो, ओके। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या था हमारा। अगला क्वेश्चन था भारतीय लोकचित्र कलाएँ। भारतीय लोकचित्र कलाएँ जो हैं, ये लोक चित्रकारी सबसे पहले तो होती क्या है पता है आपको लोगों को। देखो, लोक चित्रकारी ऐसी है कि ये स्पेशल किसी ट्रेनिंग के दौरान नहीं की जाती, यानी कि इसको किसी विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती इस चित्रकारी को, ठीक है। ये जो ज्यामितीय निरूपण है ये खुद लोकों में जो है प्रचलित हो जाता है, किसी त्यौहार पे या फिर किसी अन्य उसका, ठीक है, सांस्कृतिक अंग बन जाता है किसी कम्युनिटी का, तो उसे बोलते हैं लोक चित्रकारी। यानी कि बिल्कुल लोक में जो फेमस होता है वो लोक चित्रकारी है, ठीक है। किसी रीति रिवाजों, संस्कृति, उपसंस्कृति पर आधारित होती है लोक चित्रकारी। तो लोक चित्रकारी की बात करें, लोक चित्रकारी, इसमें आपने यही परिभाषा लिख देनी थी कि लोक चित्रकारी होती क्या है,
और भारतीय लोक चित्रकारी के कुछ उदाहरण दे देने थे। जैसे आप अपने उत्तराखंड का भी उदाहरण दे सकते थे कि उत्तराखंड में ऐपण चित्रकला, ठीक है, थापा चित्रकला, इस टाइप की चित्रकारियाँ चलती हैं। किस पर ज़्यादातर की जाती हैं, किन अवसरों पर? त्यौहार पर, ठीक है। अवसर किस अवसरों पर बनाई जाती हैं? त्यौहार पर, ठीक है। क्या क्या उदाहरण है इसके? और परिभाषा तो आप पहले दो ही दोगे। तो ये 3-4 चीज़ें जब आप इसमें लिखोगे, परिभाषा किस अवसर पर बनाए जाते हैं और उदाहरण क्या क्या हैं, तो आपका ये क्वेश्चन फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप जो है बिहार की जो मधुबनी पेंटिंग है उसका भी उदाहरण दे सकते हो, और पट्टचित्र उड़ीसा का, इस टाइप की कुछ उदाहरण और हो सकते हैं। ओके, तो लोक चित्रकारी में आप इसी टाइप से कुछ लिख सकते थे, कुछ उदाहरण देकर कर सकते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय शास्त्रीय भाषाओं के बारे में। भारतीय शास्त्रीय भाषाएं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते थे कि जो भारतीय शास्त्रीय भाषाएं हैं उनके मानकों के बारे में लिख सकते थे कि भारतीय शास्त्रीय भाषाओं को शास्त्रीय होने के लिए उनके मानक क्या क्या होने चाहिए, ठीक है। कौन इनको शास्त्रीय भाषा घोषित करता है? भारतीय भाषा एवं विज्ञान जो है कमेटी जो है वो इसको जो है क्या करती है, घोषित करती है शास्त्रीय भाषा। और साथ ही साथ आप इसमें देख सकते थे कितनी भाषाएं अभी हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं। 2-4 का उदाहरण देके आप अपना आंसर ख़त्म कर सकते थे, या फिर कई एस्पायरेट ने सारी 11 भाषाएं भी लिखी, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसमें आप इस तरह से इसे लिख सकते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रामानंद, संत रामानंद के बारे में, ठीक है। तो संत रामानंद ने जो है क्या किया? अगर किसी व्यक्तित्व के बारे में आ जाता है तो किससे संबंधित हैं, ठीक है, संबंध किससे है, कार्य क्या है इनकी, ठीक है, काल अवधि क्या थी। ये 3-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। किसी और चीज़ से रिलेट कर रहे हैं क्या, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आपका इस टाइप का क्वेश्चन टैकल होगा। देखो, अगर रामानंद की बात करें तो उनके संबंध में क्या क्या कह सकते हैं, उन्होंने कार्य क्या किए और उनकी कालावधि क्या थी। तो कालावधि आपको पता है, वही भक्ति सूफी मूवमेंट की आंदोलन की कालावधि है। कार्य की बात करें तो उन्होंने क्या क्या कार्य किए? देखो, जो भक्ति मूवमेंट था, भक्ति मूवमेंट को क्या किया उन्होंने, दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर लाए और हिंदी भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए। साथ ही साथ और क्या किया, जन जन तक जो है भक्ति मूवमेंट का जो है प्रसार करने का इन्होंने कोशिश की। संबंध क्या बताता है? संबंध इनका भक्ति मूवमेंट से है, जैसा कि आपको जान लिया अपने कार्य में, और भक्ति मूवमेंट से संबंध है तो इनके जो है कबीर, इनके जो है अनुयायी हैं, ठीक है। और कुछ इन्होंने किया क्या? हाँ, इन्होंने और कुछ किया क्या, रामानंदी से संप्रदाय है उसको क्या किया, स्थापित किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते थे। डन हो गया? तो फिलहाल इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भक्ति एवं सूफी आंदोलन ने तत्कालीन भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया। तो सोचो इसमें क्या आप लिख सकते हो। पूछ रहा है भक्ति एवं सूफी आंदोलन, इसमें आपको इंट्रो भी लिखना है, इसमें आपको बॉडी भी लिखनी है और इसमें आपको कंक्लूजन भी लिखना है, क्योंकि ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या किया, भक्ति सूफी आंदोलन ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया, ठीक है। तो प्रभाव की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इंट्रो में क्या लिखोगे आप? देखो, भक्ति सूफी आंदोलन का काल लिख दो, ठीक है। कैसे इन्होंने जो है समाज को क्या किया, किन किन चीज़ों से उबारा, वो लिख सकते हो इंट्रो में, ठीक है। नॉर्मल सी चीज़ें लिख सकते हो। बात करें बॉडी की, तो बॉडी में उसने सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा है कि हमको प्रभाव क्या क्या था, ठीक है। तो समाज पर इनके क्या क्या प्रभाव पड़े, हमने ये देखना है। देखो, सोचो क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं अगर सामाजिक धार्मिक आंदोलन के। एक तो सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने क्या किया, संगीत साहित्य को प्रमोट किया। आपने देखा होगा ना कि चैतन्य महाप्रभु जो है भजन गाते हैं, कबीर जो है दोहे बोलते हैं। तो प्रभाव क्या था इनका? प्रभाव साहित्य और संगीत को बढ़ावा दिया। इसमें आप उदाहरण दे सकते हो कबीर का, चैतन्य महाप्रभु का, इनका आप उदाहरण दे सकते हो। दूसरा, इन्होंने क्या किया, सामाजिक कर्मकांड जो थे, सामाजिक कर्मकांडों पर कटाक्ष किया।
ठीक है। इसमें आप उदाहरण दे सकते हो जैसे कबीर का, कबीर ने क्या कहा था कि अगर पाहन पूजने से यानी पत्थर पूजने से अगर हरी मिलते हैं तो मैं क्या पूजूंगा, पहाड़ पूजूंगा। तो उन्होंने क्या कहा था अपने दोहे में, पाहन पूजे हरी मिले मैं पूजूं पहाड़, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसका उदाहरण भी लिख सकते थे। तीसरा और क्या इन्होंने किया था, जातिवाद को जो है, जातिवाद, ठीक है, जातिवाद पे कटाक्ष किया था। चौथा जो है महिलाओं को क्या किया था, जागरूक किया था, यानी कि महिलाओं में नव चेतना, ठीक है, महिलाओं में नव चेतना का जागरण किया था। और इस नव चेतना के जागरण के बाद हमारे पास जो लल्लीश्वरी जैसी और मीरा जैसी जो संत हैं वो हमारे जो है इतिहास के प्रमुख अंग बने, ठीक है। और क्या किया इन्होंने, और जो है सांप्रदायिक तो वो कम किया, सांप्रदायिकता, कट्टरपंथी, सांप्रदायिकता, कट्टरपंथी को कम किया। इसमें आप जैसे उदाहरण दे सकते हो दादो तैयार का दे सकते हो, या फिर आप उदाहरण दे सकते हो सूफी संप्रदाय से जैसे निजामुद्दीन औलिया का दे सकते हो, ठीक है। इन लोगों का आप उदाहरण दे सकते हो जिन्होंने सांप्रदायिकता, कट्टरपंथी को न्यून किया, ठीक है। तो इतने जो है प्रभाव आप लिख सकते हो समाज पे, इतनी चीज़ें, इतनी प्रभाव इनके पड़े, ठीक है। इसके बाद एक बेहतर से आप इसका कंक्लूजन देके कि समाज को जो है एक नई राह इन्होंने दी थी, ठीक है। उसके बाद इसको आप ख़त्म कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। और भी आइडिया आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो वो भी आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। तो बहुत सारे आइडियाज़ आप लिख सकते हो, ओके। तो फिलहाल इसको यहीं पे रखते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कंक्लूजन का महत्व तो है बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे।